हेलो फ्रेंड्स, तो आज उपस्थित हूँ मैं सीटेट की क्लास 4 लेकर के। इसमें सीडीपी की चौथी क्लास होगी जी हमारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन से टॉपिक को आज हम सभी लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आरटीई एक्ट 2009 को क्लियर करेंगे, एनसीएफ 2005 को क्लियर करेंगे, सामाजिकरण को क्लियर करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा को करेंगे, भाषा संपूर्ण जो है लैंग्वेज जो है उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी को हम क्लियर करेंगे, लिंग जेंडर को क्लियर करेंगे, ब्लूम्स की जो टेक्स्टोनॉमी है उसको क्लियर करेंगे, और थर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें आरटीई की, तो पहला हमारा जो टॉपिक है आरटीई, इसको बोला जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोला जाता है। इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 1 अप्रैल मतलब 2009 में तो तैयार किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था भारत के संपूर्ण राज्यों में। और इसके विषय में यदि देखा जाए तो संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, उसमें जो आर्टिकल हमारा संविधान की 21 है 21, उसके ए में इसको जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का देने के लिए प्रावधान किया गया है, अनिवार्य शिक्षा। और इसमें जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी आयु को कितना रखा गया है, 6 से 18 वर्ष रखा गया है। और जो सामान्य बालक हैं उनकी जो उम्र है 6 से 14 वर्ष तक के लिए ये। और एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान किया गया था इसमें। और आरटीई की जो प्रमुख निषेधात्मक तत्व थे इसमें, उसमें बोला गया था कि बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना है, और उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं है, नो एडमिशन फीस था, गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूटर के लिए नियम विरुद्ध माना गया था, बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है, और प्राइवेट स्कूल में जो बीपीएल धारक बच्चे हैं उनको 25% छूट दिया गया था, अतिरिक्त प्रावधान मिला था उनको। और जो बच्चों का अनुपात होना चाहिए, एक शिक्षक पर 30 बच्चे होने चाहिए प्राथमिक स्तर के लिए। और प्राथमिक स्तर के बच्चे के जो स्कूल है वह घर से 1 किलोमीटर के दायरे व उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए था, यह इसमें बोला गया है। और 1 से 5 वर्ष में, 1 से जो 5 वर्ष का बच्चा होता है, जो 1 से कक्षा 5 तक में जाता है, 1 से क्लास 1 से लेकर के 5 तक का जो कक्षा है, उसके लिए 1 वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डे अर्थात 200 दिनों तक पढ़ाया जाना चाहिए, कम से कम विद्यालय खुलना चाहिए। और 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं इसके बाद उनके लिए जो था 220 दिन था, 200 दिन स्कूल अवश्य खुलना चाहिए। अब इसमें जैसे बात करें हम तो कि जो हमारे आगे जब वृद्धि की गई थी इसमें, तो यह बताया गया कि घंटे के हिसाब से कितना पढ़ाया जाना चाहिए। तो जो 1 से 5 तक के बच्चे थे, बालक थे, उनके लिए टोटल 800 घंटे पढ़ाई होना चाहिए था। और जो 6 से 8 तक के विद्यार्थी हैं, बालक हैं, उनके लिए 1000 घंटे कम से कम ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए था। एक बात इसमें और बताई गई थी कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में, मतलब 1 सप्ताह में टोटल 45 घंटे पढ़ाना ज़रूरी था, उसको काम करना ज़रूरी था, जिसमें उसकी शिक्षण सामग्री की जो प्रिपरेशन करता है उसको भी ऐड कर दिया गया था। और एक बात और इसमें बोला गया था कि 150 से ऊपर यदि, या 150 से ऊपर यदि विद्यार्थी हैं एक स्कूल में, तो वहाँ 5 टीचर रहेंगे प्लस 1 हेड मास्टर रहेगा, जो हेड टीचर होता है। तो ये सभी बातें हमारे आरटीई एक्ट 2009 में बताई गई थी। इसमें मुख्य रूप से यही था कि 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था। तो सामान्य बालकों जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, और
जो डिसेबल्ड बच्चे थे उनमें 6 से 18 वर्ष की एज के बच्चों को निर्धारित किया गया था। अब हम सभी लोग चलते हैं अपना दूसरा चैप्टर जो है एनसीएफ के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे एनसीएफ के बारे में देखें तो एनसीएफ को नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बोला जाता है, और जो हमारे उसमें लगा हुआ है वो 2005 का मतलब कि विषय में ज़्यादा होता है। लेकिन एनसीएफ जो है अभी तक 3 बार और पिछला हो चुकी है, 3 बार और आ चुकी है। जैसे पहली 1975 में आई थी, फिर दूसरी जो थी हमारी 1988 में, और तीसरी जो हमारी थी 2000 में आई थी, और चौथी हमारी 2005 में है एनसीईआरटी। इसको एनसीईआरटी के माध्यम से लागू किया गया है, भारत में पब्लिश्ड किया गया था। एनसीएफ को पब्लिश करा करके इसमें जो बातें सबसे मुख्य रूप से रखी गई थी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है स्कूली एनसीएफ का, उसमें मतलब नेशनल करिकुलम जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है यह, इसमें सबसे मुख्य रूप से बोला गया था कि पाठ्यक्रम निर्माण करना, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण व्यवस्थाओं को एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करने के लिए इसको प्रकाशित किया गया था। और इसमें देश के विभिन्न राज्यों के जो चल रही शैक्षिक व्यवस्था को देखते हुए लगभग संविधान में जो वर्णित भाषा है 8वीं अनुसूची में जितनी वर्णित भाषाएं हैं अर्थात 22 भाषाओं में इसका अनुवाद करवाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे, इनकी अध्यक्षता में यह मसौदा तैयार किया गया था। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 के हैं, प्रमुख उद्देश्य जो हैं इस प्रकार है। उद्देश्य आप सभी लोग सुनिए, आपको एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सा उद्देश्य 2005 के अंतर्गत नहीं था, तो ये देख लीजिए। पहला था ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पहला था। दूसरा पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना था। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो, बालक केंद्रित हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जरूर जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो आश्वासन है विद्यार्थी के अंदर वो तैयार किया जाना चाहिए, उसके अंदर राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति वृद्धि किया जाना चाहिए। ये 5 इसके प्रमुख उद्देश्य थे। और इसमें जैसे कि बोला गया था कि जो एजुकेशन है बिना भार के लर्निंग, मतलब कि जो हमको सीखना है बिना भार के अधिगम बोला गया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। और इसको 1993 का जो लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट था उसकी के आधार पर तैयार किया गया था कि जो शिक्षा हो बिना भार के हो। एनसीएफ में 5 प्रकार की विधियों पर जोर दिया गया था। पहला था करके सीखना, जिसे लर्निंग बाय डूइंग। निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। सामूहिक विधि, ग्रुप लर्निंग। मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड के अंतर्गत इसको रखा गया था। इसमें एनसीएफ 2005 को रचनावाद की संज्ञा भी दिया जाता है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। और एनसीएफ 2005 को ही एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए, ऐसा बोला गया था। टीचर एज फैसिलिटेटर। और एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, ना कि एक अंग्रेजी को ही लेकर के चले, लेकिन अंग्रेजी सीखना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए कि हम बहुत सी भाषाओं को सीखें, तभी हम सब चीज़ों को ज़्यादा समझ सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से दिया गया था मतलब कि जोर लर्निंग बाय डूइंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। इस पर सबसे प्रश्न जो मुख्य पूछ सकता है कि इसमें कितनी बार एनसीएफ आ चुका है, एनसीएफ का प्रकाशन कौन करवाया था, इसके कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, कितनी भाषाओं को इसमें निर्धारित किया गया है, इसके कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं, और इसकी जो 5 विधियां हैं वो क्या हैं, इन सभी को हम सभी लोगों को समझे रहना होगा। इसके बाद हम सब लोग चलते हैं अपने समाजीकरण। तीसरा टॉपिक है हमारा समाजीकरण, जिसको सोशियोलाइजेशन बोला जाता है। सोशियोलाइजेशन, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम समझते हैं जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलता रहता है। यही हमारा समाजीकरण। समाजीकरण प्रक्रिया बहुत तरीके से प्रभावित होती है, कई फैक्टर होते हैं, जैसे पालन पोषण, बच्चे का पालन पोषण किस प्रकार से हो रहा है,
उसको किस प्रकार के सहयोग मिल रहे हैं, उसको अनुकरण करने के लिए किस प्रकार से अनुकरणीय वर्ग कार्य मिल रहा है, पुरस्कार एवं दंड किस प्रकार से वह जो कार्य करता है उस पर उसको दंड मिलता है या पुरस्कार दिया जाता है, ये सभी जो है समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब सभी लोग जैसे देखें कि समाजीकरण की जो इकाइयाँ हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें समाजीकरण की इकाइयों में परिवार पहले नंबर पर, फैमिली होती है, विद्यालय स्कूल होते हैं, अध्यापक टीचर होते हैं और मीडिया जो हमारी मीडिया होती है वो इसके अंतर्गत आती है। आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा कि समाजीकरण की इकाई के अंतर्गत क्या आता है, तो यही चारों चीज़ आते हैं। और बच्चे के समाजीकरण में मुख्यतः दो प्रकार के कार्य हो सकते हैं। पहले एक सक्रिय एजेंसी के रूप में, जैसे एक्टिव एजेंसी, इसमें देखा जाए तो जहाँ बच्चा सक्रिय होता है, जहाँ पास उसका घर पास रहता है या जहाँ भी, तो बच्चे का सीधा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले सक्रिय एजेंसी में तो परिवार आते हैं, दोस्त आते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल और खेलने के स्थान, जहाँ भी जो वो ज़्यादा तक रहता है, जहाँ जिसका ज़्यादा सीधा संपर्क रहता है, वही इसका हमारे बच्चे के जो ऊपर है समाजीकरण का प्रभाव पड़ता है उसी का। फिर एक निष्क्रिय एजेंसी, जैसे कि पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि निष्क्रिय एजेंसी वह होती है जहाँ पर सीधे बच्चे का प्रभाव नहीं होता है, वह उसके संपर्क में बहुत कम आता है, तो वह क्या हो जाता है हमारा निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत। अब इसमें जैसे देखा जाए तो एक शिक्षक के रूप में हमें समझना चाहिए कि हम एक कैमरामैन हैं। हम क्या है, कैमरामैन है और कैमरा पर्सन का उपयोग करना उचित समझेंगे। मतलब जैसे हम दूसरे को किस प्रकार से उसको सिखाना है और कैमरामैन को कैमरा पर्सन कैसे कर करके और चेयरमैन को चेयर पर्सन कैसे कर सकते हैं, वह हमको इसमें सीखा जाता है एक शिक्षक के रूप में। अब जैसे हम देखते हैं हमारा जो चौथा टॉपिक था बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका जो समर्थन था जॉन डीवी ने किया था। किसने? जॉन डीवी थे समर्थक इसके। और इसमें उन्होंने बच्चों के जो नीड्स थी, आवश्यकता, नीड्स के अनुसार ही एक्टिविटीज़ और प्लान किए जाते थे इसमें। और इसमें क्या होता था कि बच्चे जो जिज्ञासु हैं, रचनात्मक हैं, सीखने के जन्मजात क्षमता रखते हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाए। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय सबसे प्रमुख गिजुभाई बधेकर को दिया जाता है और प्रगतिशील विद्यालय 1896 में खोले गए थे। इसमें जो प्रगतिशील विद्यालय है उसमें सबसे ज़्यादा जोर करके सीखने पर दिया गया था। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल व चिंतन सीखे, इस प्रकार के गुण सिखाए जाते थे। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे, लर्निंग फॉर प्रेजेंट लाइफ के विषय में वह जाने, इस प्रकार के ज्ञान कराए जाते थे। संपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम को भगवान मानना गलत है, क्योंकि जितना हम पाठ्यक्रम है उसी के केवल पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो थोड़ा सा कम हो पाएगा। इसलिए यही एक मात्र साधन का प्रकार माना जाता है। संपूर्ण तरीके से उसे भगवान नहीं मान लेना चाहिए, किसको? पाठ्यक्रम को। प्रगतिशील जो शिक्षा हमारी थी वह उसकी शुरुआत मनोवैज्ञानिक जो जॉन डीवी हैं उनके द्वारा किया गया था। ये यूएसए के थे। कहाँ के थे? यूएसए, अमेरिका, यूएसए के थे। और इसके अंदर देखा जाता था कि अधिगम एक सामाजिक, सक्रिय व लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, यह माना जाता था। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां जो होती थी एक स्वाभाविक हिस्सा होता है और त्रुटियों से ही बच्चे की जो थिंकिंग का है वह पता चलता है कि किस प्रकार की वह गलती कर रहा है और किस प्रकार के उसके अंदर अभी बदलाव किए जाने चाहिए, वह उसके थिंकिंग से पता चलता है, तो उसकी गलतियों से। कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियाँ बना लेते हैं कि जिन्हें गलत संप्रत्यय अर्थात रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाता था। वो मतलब कि उनको ये लग जाता था कि हम ये काम कर रहे हैं कहीं गलत ना हो, इसलिए वो कुछ काम करते ही नहीं थे। लेकिन यह नहीं है, जब तक वह कुछ काम करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हाँ गलत काम है। तो इसीलिए अंटल उनके अंदर जो देखा जाता था क्लासरूम डिस्कशन से इसे ठीक किया जाता था कि हर एक बच्चा जो बोल नहीं रहा है उसके अंदर बोलने की जो क्षमता है उसको विकसित करने के लिए उसको बुलवाया जाए और उसके अंदर जो गलत भावना मतलब कि हो गई है उसको दूर किया जाए। अब इसमें जैसे जॉन डीवी जो थे बाल केंद्रित शिक्षा का जो मतलब कि आगे बढ़ाने में बहुत जोर दिया था। तो इनके माध्यम से अगर देखा जाए तो इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया था। त्रिध्रुवीय प्रणाली कैसे बताया था? जैसे पहला शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक टीचर, दूसरा कौन होना चाहिए? बालक स्टूडेंट, और तीसरा जो होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम
कैरिकुलम होना चाहिए हमारे पास, पाठ्यक्रम। अब इसमें देखा जाए तो कौन क्या है, इसको अगर देखा जाए तो शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर होते थे, इंडिपेंडेंट, और जो बालक होता था वो आश्रित चर होता था, आश्रित चर हो जाता था, जिसको हम लोग डिपेंडेंट बोल देते हैं। और पाठ्यक्रम जो मध्यस्थ चर होता था, इंटरवेनिंग था, मतलब वह दोनों के मध्य का एक बहुत बड़ी कड़ी होती थी। अब इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि त्रिध्रुवीय सिद्धांत प्रणाली जो इन्होंने बताया था, एजुकेशन इज ए ट्रिपोलर प्रोसेस, इसके अंतर्गत जो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम है, यह शिक्षा को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे। इसके बाद अब हम सभी लोग देखते हैं भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखा जाए तो 3 प्रकार से, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, 3 प्रकार से समझ सकते हैं। अब इसमें जैसे देखा जाए तो ये तीनों हम लोगों को जानते हैं कि बोल करके, फिर लिख करके और संकेतों के माध्यम से, हाव भाव से। और भाषा का स्वभाव एवं क्रम जो था हमारे यहाँ, वह सबसे पहले था सुनना, फिर उसके बाद बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चीज़ करना हमारा क्या था, भाषा का क्रम माना जाता है। मांटेसरी के अनुसार, जो मांटेसरी एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये आता है। अब आप लोग लिख लीजिएगा कि भाषा का स्वभाव एवं क्रम क्या था, पहले लिख लीजिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये था। और मांटेसरी के अनुसार क्या है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये हुआ। अब चोम्स्की जो थे, उन्होंने भाषा को जन्मजात माना है। चोम्स्की भाषा के संबंध में जो उन्होंने अपना सिद्धांत बताया है कि जो भाषा होती है वह जन्मजात होती है और बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। जैसे क्रंदन, रोना, रोना एक भाषा हो जाती है, सांकेतिक इत्यादि। जैसे कि इन्होंने बताया है कि भाषा के भाग के रूप में स्वनिम, फोनेम, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि भाषा के भाग, भाषा के भाग, इसमें जैसे देखा जाए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्वनिम एक आता है। स्वनिम, स्वनिम के अंतर्गत ध्वनि की सबसे छोटी इकाई आती है, जिसे अ, क, च, ज, फ इत्यादि ये सब हो जाते हैं। और रूपिम, रूपिम दूसरा हो जाता है। रूपिम के अंतर्गत जो होता है, जिसे हम मॉर्फेम बोलते हैं। रूपिम इसमें शब्द का छोटा रूप होता है, जैसे पेन, कॉपी, राम इत्यादि छोटे रूप। और तीसरा जो हमारा आता है उसमें वाक्य, सिंटैक्स जिसे बोला जाता है, या वाक्य विन्यास आ जाते हैं, जिसे सेंटेंस अरेंजमेंट बोला जाता है। भाषा के नियम, कर्ता ने कर्म को करण से, या तो फिर उसमें जो हमारा जैसे संधि, ये सभी कुछ आ जाती हैं। और जो इसके अंतर्गत विभक्तियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाने लगता है। और चौथा जो हमारा है इसमें, उसको देखा जाता है अर्थ विन्यास, मीनिंग अरेंजमेंट या एस्टेमेटिक्स। इसमें देखा जाता है कौन सा, अर्थ विन्यास। अब इसके अंतर्गत देखा जाए तो वाक्य विन्यास का सार्थक अर्थ क्या है। मोहन के पास एक पुस्तक है, मोहन के पास है एक पुस्तक। तो इसमें कौन सा सही था, तो जो पहले हमने बोला क्या, मोहन के पास एक पुस्तक है। तो इसके अनुसार हम समझ सकते थे कि इसमें अर्थ कितना सटीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अब इसके अंतर्गत देखा जाए तो एक CRT, जिसके हम लोग बोलते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, रेफरेंस्ड टेस्ट इसमें बोला जाता था, कि इसको बोला जाता था क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। इसमें फिक्स्ड 100% मार्क होता था, 100% मार्क्स होता था, फिक्स्ड होता था। और एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो जब कोई बच्चा यदि 12th में जैसे प्राप्त करता है 33% कम से कम लाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद सीटेट जैसे अभी हम लोग दे रहे हैं, है ना, तो इसमें हम लोगों को 60% प्राप्त करना ज़रूरी है। यदि आप 150 का निकालेंगे तो 60% जब लाएंगे तो 90 नंबर हो जाएगा। और जैसे हम लोग इंटर में पढ़ते हैं तो 500 अंक का होता है, तो 33% हम लोगों को कम से कम लाना जरूरी होता है इस 500 में, नहीं तो हम लोग फेल माने जाते हैं। तो यह एक क्या होता है, फिक्स्ड CRT होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे CRT के अंतर्गत क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे बना देगा, इसमें 33% अंक लाना जरूरी होता है, इसमें 60% अंक लाना जरूरी होता है। उस मतलब कि
मुख्य एग्जाम में जो एग्जाम हम दे रहे हैं, जैसे हाई स्कूल का दे रहे हैं तो उसमें भी 33%, इंटर दे रहे हैं तो भी, या तो सीटेट का दे रहे हैं 60%, कहीं कहीं अगर हम लोग देखते हैं कि जो वैकेंसियाँ होती है उसमें 40% जीएस को अनिवार्य कर देता है कि 40% लाना अनिवार्य है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। इसी प्रकार से जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस का हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें भी 33% जो सीसेट होता है उसके लिए हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो सीआरटी जो है लागू होती है। अब इसमें एक एनआरटी भी होते हैं, नॉर्म्स रिप्रेजेंट टेस्ट। इसमें कोई वो बात नहीं होती है, इसमें एक दूसरे से हाई स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना होता है। जैसे देखिए, एक प्रकार से सीआरटी, दूसरा एनआरटी, नॉर्म्स रेफरेंस्ड टेस्ट। इसके बेस पर क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब अगर कोई भी नौकरी प्राप्त करना चाहिए, जैसे केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, ये सब मेरिट बेस पर हो जाए। जैसे हम लोग यूपी का टीजीटी देखते हैं, पीजीटी देखते हैं, तो इन सब में जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स होता है वह प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें देखते हैं। अब एक आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है। ये क्या होती है? फाइल होती है। इसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित होता है, और किसी बालक की क्या उपलब्धि है, क्या कमियां हैं, सभी जानकारी इस पोर्टफोलियो के अंतर्गत निर्धारित होती है और इसमें वह संचित रहती है। पोर्टफोलियो क्या है? आ जाएगा क्वेश्चन कि पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या चीज़ आता है। तो उसके अंतर्गत बालक के जीवन की सभी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से रखी होती हैं, जैसे कमियां, उसकी उपलब्धियां, उसकी जो कुछ भी उद्देश्य, लक्ष्य, ये सब कुछ जितना भी उसके से संबंधित जानकारी होती है वह सब कुछ इसमें रहता है। अब हम सभी लोग देखते हैं अपना अगला चैप्टर, जेंडर, लिंग। अब इसके विषय में जैसे देखें तो जेंडर एक सामाजिक सोशल संरचना है, जैसे सामाजिक सोशल संरचना है, और यह एक मतलब कि बायोलॉजिकल संरचना इसको माना जाता है जैविक रूप से। और जेंडर जो है लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। किसको? लिंग रूढ़िबद्धता को। जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि किस प्रकार से हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये इसीलिए लिंग रूढ़िबद्धता का, इसमें रूढ़िबद्धता का निर्धारण हो जाता है। समाज में महिलाओं और पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं कि महिलाएं जो है वो गणित कम पढ़ती हैं या गणित में कमज़ोर होती हैं, पुरुष रोते नहीं हैं, ये सब चीज़ें जो रूढ़िवादिता धारणाएं होती हैं ये होती है। अब लिंग पक्षपात जो होता है ये सब इसी के आधार पर हो जाता है। एक शिक्षक को गर्ल्स व बॉयज़ में जेंडर प्रायोरिटी नहीं रखना चाहिए, इसमें दोनों को समान रखना चाहिए, लिंग समता रखनी चाहिए। और क्योंकि ये तो नेचुरल रूप से होता है। अब जैसे लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ये नहीं कि किसी को कह दो कि हे कैमरामैन, हे कैमरा पर्सन, तो इसमें ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाती हैं। तो केवल कैमरामैन, ओनली, ऑल, दोनों के लिए, जैसे जेंडर में दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं तो उनके लिए क्या होता है? इक्वलिटी है ना, कि चाहे पुरुष बने चाहे महिला बने, दोनों के लिए क्या है? एक ही राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिनी नहीं कह दिया जाता है ना, राष्ट्रपतिनी। तो ये चीज़ें हो गया। अब जैसे हम आगे देखें इसमें, तो हमारे जो अगला चैप्टर पढ़ता है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को देखा जाए तो यह जो ब्लूम्स जी हैं उनका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम था। क्या था? बेंजामिन ब्लूम। ये 1956 में अपने सिद्धांत को देते हैं, प्रतिपादित करते हैं। इसके अंतर्गत इनको ये बताते हैं कि यह शैक्षिक मॉडल जो है इसमें शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गित करने पर करके और इसमें जो प्रयोग करना है उसको देखा जाता है, और लक्ष्यों को व्यवस्थित एवं संरक्षित कर दिया जाता है। किस प्रकार से? ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में यही सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी क्या होता है? शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया जाता है और उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है इसको बताया जाता है। लक्ष्य को निर्धारित करके उसको व्यवस्थित एवं संरक्षित कर दिया जाता है। अब जैसे इसमें देखा जाए, ब्लूम ने 3 प्रकार के पक्ष बताए थे। पहला क्या है? लर्निंग। लर्निंग के जो 3 पक्ष बताए थे, पहला बताए थे वो संज्ञानात्मक, जिसको वो हेड बोल देते हैं, संज्ञानात्मक बता देते हैं, जिसको कॉग्निटिव हम लोग बोल देते हैं। CAP, कैप के माध्यम से इसको बताते हैं वो कि एक अफेक्टिव
संवेगात्मक का बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कॉग्निटिव अफेक्टिव, और इसको बोल देते हैं गत्यात्मक। गत्यात्मक, इसी में हम लोग देखते हैं क्या कि इसको हेड मानते हैं, मतलब मुख्य हेड, और इसको हार्ट, इसको हेड मान लेते हैं सिर, इसको मान लेते हैं हार्ट इमोशन, और इसको मान लेते हैं हैंड एंड कॉग्निटिव, मतलब कि जिससे कार्य को करना है गत्यात्मक रूप से। अब जैसे आगे देखा जाए तो इन्होंने मुख्य रूप से 6 शब्दों पर अपना जो सिद्धांत है उसको निर्धारित किया था कि हमारा जो सिद्धांत होगा वह किस पर, ज्ञान अर्थात नॉलेज, अवबोध, अवबोध जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन, प्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण एनालिसिस, विश्लेषण एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस, संश्लेषण सिंथेसिस, और उसके बाद बोला जाता है मूल्यांकन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन इवैल्यूएशन, ये हो जाता है। ये कब का था? 1956 का था। अब इसमें एक जो इसके वर्ब आते हैं, ये सब तो हमारे नाउन हो जाते हैं जिसको हम लोग संज्ञा बोल देते हैं। इसकी जो वर्ब होती है इसको कैसे निर्धारित कर रहे थे कि जैसे कि जो नॉलेज होता है उसको हम किस प्रकार से याद रखते हैं, रिमेंबर रखते हैं, और जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन अर्थात अवबोध है उसको किस प्रकार से अंडरस्टैंड अर्थात समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और जो हमारा प्रयोग है उसको हम किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते हैं। विश्लेषण जो है हमारा उसको कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज, और उसके बाद जो हमारा संश्लेषण है उसका मतलब कि जो हमारा मूल्यांकन है उसका कैसे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, और जो हमारा संश्लेषण है उसका हम किस प्रकार से क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, इसी के विषय में बताया गया था। जैसे कि वो बताते हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वह जुड़ा हुआ होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है? हमारे नॉलेज, हमारे ज्ञान से, हमारे मेंटल स्किल से, और यह छात्रों को सीखने के साथ उनके जो लक्ष्य है उनको प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। यह जो इनका जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें संज्ञानात्मक पक्ष में यही मुख्य रूप से 6 शब्द आते हैं। क्या आ जाएगा? प्रश्न आ जाएगा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसमें कितने तत्व निर्धारित होते हैं या शामिल होते हैं? तो 6 यही निर्धारित होते हैं, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसके बाद अब अगर देखा जाए तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक सिद्धांत जो है वह है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोल देते हैं। और इसको इन्होंने सबसे पहले 1911 में प्रतिपादित किया था। इसमें इन्होंने मुख्य रूप से जो बताया था 3 प्राइमरी नियम सीखने के 3 नियम बताए थे। पहला नियम जो था लॉ ऑफ इफेक्ट, ये बताया था। इसके अंतर्गत जो था कि सकारात्मक परिणाम अगर उसको मिलते हैं कार्य करने पर बालक को, तो उस सकारात्मक कार्य की वजह से वो उस चीज़ को बहुत बार दोहराएगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, अगर उसको क्या मिलते हैं? सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। और अगर नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो वह उसको भविष्य में कभी भी दोहराने का कार्य नहीं करेगा, उसको बंद कर देगा। और अगर तीसरा जो है तटस्थ रह जाता है, जैसे कि कोई भी कुछ नहीं मिलता है तो वह जो आगे आने वाला भविष्य है उसमें वह उसको करेगा तो नहीं, लेकिन मतलब कि दोहराएगा नहीं, लेकिन वह उसी प्रकार से बना रह जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, ये हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड रूल बताते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, इसमें जो होता है 3 शब्द इसमें भी आते थे कि जैसे तैयारी करता था, फिर उसके बाद इच्छा है, प्रेरणा, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की जो उसकी तैयारी है, रेडी हो रहा है, फिर उसको प्राप्त करने के लिए जो इच्छा कर रहा है वो हो जाता है, फिर उसके लिए किस प्रकार से उसकी प्रेरणा मिल रही है, ये चीज़ें। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज तीसरा जो बता देते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये हो गया। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंतर्गत जैसे देखा जाए तो इसमें अभ्यास, पुनरावृत्ति,
और सीखने में सुधार, सीखने में सुधार किस प्रकार से वह हो रहा है उसकी। अब जो थर्नडाइक का सिद्धांत है उसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी बोल दिया जाता है, संयोजनवाद सिद्धांत ये। और थर्नडाइक ने जो बताया है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें अपने अनुभवों व ज्ञान को संयोजित करना, ज्ञान का निर्माण करना, यही बालक के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। आगे अब हम सभी लोग अगर देखिए अपना जो चैप्टर था कि जो थर्नडाइक का सिद्धांत है उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग जब देखते हैं कि किस प्रकार से सकारात्मक सोच के साथ अगर हम बढ़ रहे हैं अपने आप को, तो जो हमारे कार्य करने का तरीका है उसमें बदलाव कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि हम उस अगर सकारात्मक करते जाएंगे तो हमारे अंदर जो बदलाव है बहुत ज़्यादा होता जाएगा और हम आगे कार्य को बहुत ही तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे। इसीलिए हमको जो कहते हैं कि कार्य को सकारात्मक होकर के करना चाहिए और अपने कार्य में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे जितना टूट भी हो। प्रयास 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 करते रहेंगे तो हमारा जो कार्य है वह सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो थी हमारी सभी टॉपिक हमने आज क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आज ये बता दूं कि CDP की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, 4 क्लास हो गई है, 5वीं क्लास आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। और इसमें मैं ये बता दूं आज फिर से कि जैसे हमारा CDP लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड एंड SST 30 30 30 30 SST हमारा 60 नंबर का, ठीक है। अब क्या है, यही से हमको नंबर लाना होता है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। CDP से अगर जिस प्रकार से मैं पढ़ाया हूँ अगर उसको आप पूरी क्लास कर लेंगे तो आप लोगों का कम से कम 20 से 24 तक अंक प्राप्त होने की संभावना है, इतना आप लोगों को मिल जाएगा। और लैंग्वेज फर्स्ट अभी पढ़ाना है तो लैंग्वेज फर्स्ट में भी मैं ऐसी रामबाण ट्रिक बताऊंगा और इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप लोग 25 नंबर तक 25+ नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। और लैंग्वेज सेकेंड जो है उसमें भी लगभग इसी प्रकार से आप अंक प्राप्त कर ले जाएंगे 20 से 25 तक। और उसके बाद SST में मेरा सबसे ज़्यादा आप लोगों को जोर दूंगा पढ़ाने पर कि इसमें कैसे आप लोग जो 60 नंबर है 60 नंबर में 50+ नंबर आप लोग गेन करें। अगर आप लोग पूरी क्लास को अच्छे से देखते हैं, पूरा नोट्स भी बना लेते हैं और उसमें जो मैं तरीके बताऊंगा उस तरीके से अगर आप पूरा पढ़ते जाएंगे तो आप सभी लोगों के इतने मार्क्स ज़रूर से ज़रूर आ जाएंगे। यदि एक बार मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि इसमें अगर आपका 20 नंबर भी बन जाता है, इसमें भी 20 ही नंबर बन जाता है, और जो लैंग्वेज सेकेंड है उसमें भी 20 बन जाता है। इसमें मैं कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने का मेरा गोल रहेगा, लक्ष्य मेरा निर्धारित है कम से कम। और मेरा तो यही कहना है कि मैं तो 50+ इसमें आप सभी लोगों को क्वेश्चन जो वहाँ पास आपको मिलेंगे, लेकिन कम से कम अगर आप इतना भी कर ले जाएंगे तो आपके 95+ मार्क्स अभी भी आ रहे हैं। अगर आप जिस हिसाब से मैं बताऊंगा तो आप इसी प्रकार से अगर पढ़ेंगे तो आज का यही क्लास समाप्त करता हूं मैं दोस्तों। सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके अपने दोस्तों तक इसे प्रेषित करें ताकि वह भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकें और जो सीटेट का क्राइटेरिया है 90 नंबर लाने का उसको वो प्राप्त कर सके और आगे आने वाली वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को निर्धारित कर लें। जय हिंद दोस्तों।